everyone and welcome back to my channel Literature Library. This is me Akanksha Das and today we are going to study The One Who Survived Ada Blackjack. टाइटल को पढ़ के आप लोगों को स्टोरी के बारे में कुछ आइडिया तो हो ही गया होगा। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये स्टोरी एक एक्सपेडिशन के बारे में है जिसमें 5 लोग नॉर्दर्न साइबेरिया पे जाते हैं एक्सपेडिशन के लिए और उन 5 लोगों में एक लड़की थी जिसका नाम था एडा। वो आखिर में सरवाइव करती है। पहले मैं आप लोगों को इस स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में बता देती हूँ। पहले तो आती है एडा जो कि 23 इयर्स की थी एंड द नेक्स्ट कैरेक्टर इज स्टीफेंसन जो इन लोगों का ग्रुप लीडर था। इसके बाद आते हैं फ्रेडरिक मॉरर एंड इलॉर्ड नाइट, ये दोनों 28 इयर्स के 2 अमेरिकन्स थे। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज मिल्टन गैली जो 20 इयर्स का एक अमेरिकन था एंड द लास्ट मेजर कैरेक्टर वाज एलन आर क्रॉफोर्ड, ये एक कैनेडियन था और ये 20 इयर्स का था। स्टीफेंसन जो इन लोगों का ग्रुप लीडर था उसके कहने पर सब लोग एक्सपेडिशन पे जाते हैं और आखिर में सिर्फ एडा ही सरवाइव करती है। तो चलिए जानते हैं इन लोगों के एक्सपेडिशन के बारे में और ये भी जानते हैं कि एडा अकेली लास्ट तक कैसे सरवाइव करती है। इन द ईयर 1898 में एडा पैदा हुई थी और वो दूसरी लड़कियों से बहुत अलग थी। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर ज़्यादा खेलने नहीं जाती थी और हमेशा घर के कामों में बिजी रहती थी। वो घर के कामों में बहुत माहिर हो चुकी थी और वो सीविंग और स्टिचिंग बहुत अच्छे से करती थी। एडा अपनी ग्रैंडमदर से बहुत क्लोज थी। एक दिन उसने एक कोट स्टिच किया था और उस कोट को उसने अपने ग्रैंडमदर को दिखाया। उस कोट को देख के उसकी ग्रैंडमदर उससे बोलती है कि एडा तुम जब बड़ी हो जाओगी एक ट्रेंड वुमेन बनोगी क्योंकि तुम हर काम को बहुत अच्छे से करती हो। और ऐसा इसीलिए था, मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा था कि एडा घर के कामों में बहुत माहिर थी। समय बीतता गया और 1921 में एडा की शादी हो गई बट अनफॉर्चुनेटली एडा की शादी कामयाब नहीं रही और उसने अपने 2 बच्चों को भी खो दिया। 2 बच्चों को खोने के बाद एडा के पास और एक बच्चा था जो कि 5 साल का था और उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी। वो एक लड़का था और उसका नाम बेनेट था। बेनेट की तबीयत को लेके एडा बहुत परेशान रहती थी और एक दिन वो अपनी ग्रैंडमा से बात करती है कि ग्रैंडमा मैं अपनी 2 बच्चों को ऑलरेडी खो चुकी हूँ और मैं अभी बेनेट को मरने नहीं दे सकती हूँ। बेनेट की तबीयत को लेके उसकी ग्रैंडमा भी बहुत परेशान है और वो एडा से बोलती है कि हमारे पास तो ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं और बहुत कम खाना भी है और हमें सीविंग और स्टिचिंग के अलावा और कुछ काम आता भी तो नहीं है। ऐसे में तुम क्या जॉब करोगी? इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बाद एडा के घर पे स्टीफेंसन आता है। वो एडा के घर पे आके अपना इंट्रोडक्शन देता है और ये भी बोलता है कि वो एक आर्किटेक्ट एक्सप्लोरर है। उसके बाद स्टीफेंसन एडा से बोलता है कि वो नॉर्दर्न साइबेरिया के एक आइलैंड पे 4 लोगों को एक्सपेडिशन पे भेज रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट दे नीड अ कुक और एक पर्सन जो उनके कपड़े सी सकता हो। उसने एडा के बारे में ये सुना है कि एडा इन सब कामों में बहुत माहिर है। इसके साथ साथ स्टीफेंसन ये भी बोलता है कि उसे पता है कि बेनेट बहुत बीमार है और उसके लिए वो बेनेट को सबसे बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा एंड ही विल ऑल्सो गोइंग टू पे एडा फॉर दैट एक्सपेडिशन। एडा इस बात से बहुत खुश हो जाती है और ये बोलती है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूँगी। तो वो लोग डिसाइड करते हैं 21 सितंबर को वो लोग अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। स्टीफेंसन उन 4 जनों से एडा को इंट्रोड्यूस कराता है। उनमें से कोई स्टीफेंसन को बोलता है कि ये इतनी ठंड में सरवाइव नहीं कर पाएगी। फिर एडा बोलती है कि नहीं, मैं सीख जाऊंगी हाउ टू सर्वाइव एंड आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई सन। फिर स्टीफेंसन इन लोगों को चेतावनी देता है कि जिस आइलैंड पे तुम लोग जा रहे हो वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर होंगे। उसने 6 मंथ्स के लिए खाना शिप में रख दिया है और वो अगला शिप समर में भेजेगा और अगर तब तक खाना ख़त्म हो जाए तो इन लोगों को अपने लिए खाना खुद ढूंढना होगा। फिर स्टीफेंसन इन लोगों को गुड लक बोल के चला जाता है और ये लोग अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल जब वो लोग ओशन क्रॉस कर रहे होते हैं एडा के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि क्या होता अगर मैं इस एक्सपेडिशन को ज्वाइन नहीं करती। इन 4 लोगों के लिए खाना कौन बनाता और इनके कपड़े कौन स्टिच करता एंड मोर देन दैट बेनेट को मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे मिलता अगर मैं यहाँ पे नहीं आती। फिर कुछ दिन बाद वो लोग आइलैंड पे पहुँच जाते हैं और इस बात से सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो लोग एडवेंचर के लिए आए थे। पर एडा यहाँ पे कोई भी एडवेंचर के लिए नहीं आई थी, वो सिर्फ पैसों के लिए यहाँ पे आई थी क्योंकि उसको पैसों की बहुत ज़रूरत थी। वो लोग आइलैंड पे पहुँच के ये देखते हैं कि स्टीफेंसन ने जितना उस आइलैंड के बारे में बताया था ये उससे काफ़ी बड़ा है। फिर वो लोग वहाँ पे टेंट बना के उसमें रहने लगते हैं और फिर आपस में बात करते हैं कल से हमें शिकार पे जाना शुरू कर देना चाहिए।
हालांकि स्टीफेंसन ने इन लोगों के लिए 6 मंथ्स तक खाना स्टोर करके रखा था, क्योंकि ये लोग यहाँ पे एडवेंचर पे आए थे। इन लोगों ने हंटिंग पे जाने का सोचा। फिर ये लोग आपस में ये बात करते हैं कि हमें एक स्नो हाउस बनाना चाहिए, क्योंकि ये हमें वाइल्ड लाइफ से प्रोटेक्ट करेगा। अभी जो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो, ये एक स्नो हाउस है। एक दिन क्या होता है, एलन नाइट बीमार पड़ जाता है और इसका रीज़न ये था, वहाँ पे एक स्केलेटन नाम का रिवर था, वो वहाँ पे तैर के आ गया था और क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत ठंडा था, इसीलिए ये बीमार पड़ गया, इसको फीवर हो गया। सब लोग इस बात से बहुत वरिड थे कि अगर ये यहाँ पे बीमार पड़ा तो मेडिकल ट्रीटमेंट कहाँ से लाएंगे। इतने में एडा बोलती है कि मुझे इसके लिए सूप बनाने दो, ये थोड़ा बेटर फील करेगा और वार्म भी फील करेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और लॉन नाइट की तबीयत में थोड़ी सी भी बदलाव नहीं दिखती है। फिर सब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हम कितने दिन वेट करते रहेंगे किसी के आने का, चलो हम ही खुद जाते हैं और मदद ढूंढते हैं। पर लॉन इतना बीमार था कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता था, इसीलिए एडा डिसाइड करती है कि तुम लोग जाओ मदद ढूंढो, यहाँ पे मैं लॉन के पास रुकती हूँ और इसकी देखभाल करती हूँ। जनवरी 1923 में मॉरर, गैले और क्रॉफोर्ड हेल्प के लिए निकलते हैं और वो लोग आइसी चस्की सी को क्रॉस करके साइबेरियन मेनलैंड पे पहुंचना चाहते थे, ताकि वहां से इन लोगों को कुछ हेल्प मिल सके। महीने बीत गए और ये जो लोग हेल्प के लिए गए थे, इन लोगों का कुछ पता नहीं मिला और ना ही ये लोग वापस लौट के आए और आइलैंड पे एडा और लॉन अकेले थे। फिर एडा बोलती है कि मुझे शिकार पे जाना कल से स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर लॉन बोलता है कि तुम्हें तो शिकार आता नहीं है। फिर एडा बोलती है कि आई विल डू इट फॉर आवरसेल्व्स। फिर कुछ दिन बाद अनफॉर्चुनेटली लॉन मर जाता है। फिर एडा उस आइलैंड पे अकेली रह जाती है। फिर एडा के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। वो सोचती है कि ये 3 लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं, लॉन मर चुका है और वो अकेली यहाँ पे हंटिंग करते करते कितने दिन सरवाइव करेगी, और अगर वो मर गई तो क्या बेनेट को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलते रहेंगे और क्या उसे वो पैसे मिलेंगे जिसके लिए वो यहाँ पे आई थी। ये सब सोच के एडा खुद से बोलती है कि आई विल हैव टू डू इट फॉर माई सन, और मुझे मेरे बेटे के लिए जिंदा रहना होगा। ऑन 23 अगस्त 1923 शिप उस आइलैंड पे आता है और एडा को स्पॉट करता है। फिर वो लोग एडा से पूछते हैं कि तुम्हारे बाकी के टीम मेंबर्स कहाँ गए, और एडा बोलती है कि वो लोग जनवरी से वापस नहीं आए हैं और लॉन यहाँ पे मर चुका है, आप लोग बस मुझे मेरे घर ले चलो। फिर एडा वापस आ जाती है और उससे सब पूछते हैं कि क्या तुम एक ट्रेन्ड हंटर हो, तुम अकेली उस आइलैंड पे इतने दिन कैसे सरवाइव कर गई। फिर एडा बोलती है कि मैंने ये सब लॉन और खुद के लिए किया था, और उसने ये भी बताया कि मॉरर वहाँ पे एक मैप छोड़ के गया था और वो वहाँ पे उस मैप को फॉलो कर रही थी। उसने खुद से एक ट्रैप बनाया और अगले ही दिन मॉर्निंग में उसमें एक फॉक्स पकड़ा गया। फिर सब लोग उसे पूछते हैं कि क्या तुम बचपन से ही इतनी ब्रेव थी। फिर एडा बोलती है कि मुझे ये बात तो पता नहीं कि मैं बचपन से ब्रेव थी या नहीं, पर मैं जितने दिन वहाँ पे रही मैंने कभी होप नहीं छोड़ा, एंड दैट वाज द ओनली थिंग होप जिसके लिए मैं आज जिंदा हूँ। तो इस स्टोरी का मोरल ये है दैट वी शुड नेवर लूज होप। आज के लिए बस इतना ही। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल।